हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेक्शन 22, 23, 24। बेहतर है उन्हें सेक्शन के साथ याद रखिएगा। दो सेक्शन तो याद जरूर रखिएगा। हु इज रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी सेक्शन 22 एंड कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24। अब इसके बाद मैंने आपसे कहा था बच्चे पूरा प्रोसीजर है जिसके ऊपर अगर हमने बात की थी कि 5 क्वेश्चन बनते हैं तो लगभग 3 क्वेश्चन तो वहीं से बनेंगे, बाकी के 2 क्वेश्चन या अगर आगे 3 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं रिमेनिंग पार्ट से। आपके स्टडी मॉड्यूल में जो प्रोसीजर दिया गया है वो बहुत डिटेल में दिया गया है। ठीक है, यहां पर मैं आपको बच्चे चार्ट्स दे रहा हूं जिसमें हम पूरा एक प्रोसीजर पढ़ेंगे। रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या होता है, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के बाद जो प्रॉपर ऑफिसर है, जीएसटी ऑफिसर है, उसका क्या रोल होता है। अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अलॉट हो जाता है, उसमें कोई चेंजेस कराने हैं, अमेंडमेंट्स कराने हैं, तो वो किस तरीके से होगा, कैंसिलेशन किस तरह होगा। तो बेसिकली यहां पर हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन से लेकर रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन तक क्या प्रोसेस रहती है, डिफरेंट है, सब यहां करेंगे। सेक्शन या रूल याद रखने की जरूरत नहीं है, दोबारा बोल रहा हूं, सेक्शन या रूल याद रखने की जरूरत नहीं है यहां पर आपको। ठीक है, लास्ट लेक्चर के सेक्शन जरूर याद रखिएगा 22 एंड 24। और इस क्लास के बाद वापस से मैं स्टडी मॉड्यूल में आऊंगा, 2 या 3 टॉपिक मुझे वहां से आपको समझाने हैं। अच्छा बेटा, ये 6 पेज के ये चार्ट्स हैं जो मैंने आपको दिए हैं। ठीक है, आपके पास 2 ऑप्शन है, ये मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में दे रहा हूं, या तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ठीक है, प्रिंट आउट निकाल लीजिए और अपना जो स्टडी मॉड्यूल है या आपका जो रजिस्टर है उसमें इसको अटैच कर लीजिए जहां से भी आप रिवीजन करना चाहते हैं। अदरवाइज 6 पेजेस के हैं, आप चाहें तो साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, बट जो बहुत डिटेल में आपके मॉड्यूल में दिया गया है, जिसे अगर मैं इस चार्ट के कंपैरिजन में बात करूं तो अगर हम इन बात करें 8 या जो 10 पेज का मटेरियल है पूरा डिटेल में, उसके यहां पर मैंने सिनॉप्सिस बनाए हैं। 6 पेज यहां पर भी हैं, मगर जितना टाइम वहां पर हमें अंडरस्टैंड करने में लगता है या गो थ्रू करने में लगता, उसका यहां पर हार्डली 20 से 30% टाइम हमारा लगने वाला है। मार्क्स उतने ही मिलेंगे, डोंट यू वरी एग्जाम में। ठीक है, चलिए, तो बात कर रहे थे रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन, हु इज रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड, तो सेक्शन 22 एंड सेक्शन 24, सेक्शन 22 एंड सेक्शन 24। देखो, जिस दिन एक व्यक्ति की जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाती है, मतलब अगर आप सेक्शन 22 में कवर हैं तो जब आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर जाता है वहां से, और अगर आप कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में फॉल कर रहे हैं तो जिस दिन आप कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं वहां से 30 दिन के अंदर अप्लाई करना जरूरी होता है। ठीक है, तो मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं करी और एक दिन थ्रेशोल्ड लिमिट आपकी क्रॉस कर गई, तो जिस दिन थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करती है अगले 30 डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। दूसरा कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की सिचुएशन देखो। अब कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन हो सकता है आप इंट्रास्टेट सप्लाई कर रहे हैं, एक डीलर है जो इंट्रास्टेट सप्लाई कर रहा है और जो उसकी सप्लाई है गुड्स की वो 40 लाख रुपए से कम है, वो रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, एक दिन वो इंटरस्टेट सप्लाई कर देता है गुड्स की, और जैसे ही इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करता है तो सेक्शन 24 एप्लीकेबल हो जाता है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। तो ये एग्जिस्टिंग का मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अब जिस दिन वो इंटरस्टेट सप्लाई करता है उसके ऊपर सेक्शन 24 एप्लीकेबल हो गया, उसके 30 डेज के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो नया बिजनेस शुरू करता है, और जो नया बिजनेस शुरू करता है ये व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, तो फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे उसके ऊपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, तो उसको 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट चाहे आप सेक्शन 22 की बात करें, 24 की बात करें, जिस दिन रजिस्ट्रेशन मतलब जिस दिन सेक्शन 22 या 24 एप्लीकेबल हो जाता है उसके अगले 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है। तो वेयर एंड बाय व्हेन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, कब अप्लाई करना है और कहां अप्लाई करना है। पर्सन हु इज लायबल टू रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24 इन एवरी सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन विच ही इज सो लायबल, वो जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है हर जगह उसे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर वो एक स्टेट में काम कर रहा है तो एक स्टेट में, अगर उसके मल्टीपल स्टेट में ऑफिसेज हैं जहां से वो डील कर रहा है, ठीक है, और अगर उसका टर्नओवर एक्सीड कर जाता है तो उसको हर स्टेट या यूनियन टेरिटरी में अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए।
कब? within 30 days from the date on which he becomes liable to registration। तो जैसे ही सेक्शन 22 या 24 में रजिस्ट्रेशन की कंडीशन फुलफिल होती है, अप्लाई करना है अगले 30 दिन के अंदर। तो बेटा ये है जिसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है। अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, याद होगा इसके लिए अलग से वर्ड हमारे पास आए थे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में, इनके लिए रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होता है, अभी से आगे हम डिस्कस करेंगे। इन एवरी सच स्टेट यूनियन टेरिटरी इन विच ही इज सो लायबल, तो जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में वो बिजनेस करना चाहता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या एनआरटीपी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इन एवरी स्टेट और यूनियन टेरिटरी अप्लाई करना जरूरी होता है। यहां पर एडवांस में अप्लाई करना होता है एटलीस्ट 5 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो जिस दिन आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं किसी यूनियन टेरिटरी या स्टेट में, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, उसके कम से कम 5 दिन पहले आपको अप्लाई करना होगा। तो जैसे मैंने आपसे बात की थी कि दिल्ली में ट्रेड फेयर लगता है, तो 14 नवंबर को हर साल ट्रेड फेयर शुरू होता है, तो उसके पिछले कम से कम 5 दिन का गैप, तो मतलब अगर हम पिछले 5 दिन चले जाएं तो ये हो गए हमारे पास 9 तारीख, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। तो कम से कम उसे जो लेटेस्ट होगा वो 9 नवंबर को अप्लाई करना होगा, 10 को नहीं कर सकता, 11 को नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर 14 तारीख से वो ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसको 9 नवंबर या उससे पहले अप्लाई करना होगा फॉर रजिस्ट्रेशन इन दिल्ली, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 5 डेज। इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है 5 डेज बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। अब वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, मैंने आपको ये भी कहा था सेक्शन 22 में पावर है कि आप कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में कवर नहीं होते, बट आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हैं, उसको पास ऑन करना चाहते हैं, तो आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, पर्सन नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22-24 मे गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड वॉलंटरीली, ठीक है। एमसीक्यू इसके ऊपर नहीं बन सकता, हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल नहीं है। UIN यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये ध्यान से कीजिएगा, एमसीक्यू तो नहीं बनेगा बट नॉलेज के लिए इसको करेगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज बाय करना बेटा इसको, इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज बाय सम नोटिफाइड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टीनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस, UIN इज इशूड। देखिए ये हम तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, हमारे कोर्स का हिस्सा डिटेल में नहीं है, बट हमने एग्जाम्पशन की बात की थी कि एग्जाम्पशन हमारे पास थी जनरल और स्पेसिफिक, ठीक है। जनरल मतलब सभी ले सकते हैं, स्पेसिफिक जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को मिलती है या पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर मिलती हैं, ठीक है, अप टू सर्टेन कंडीशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको जीएसटी से एग्जेम्प्ट रखा गया है, बट जब जीएसटी आगे सर्विसेज, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कोई सर्विस आगे दे रही है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, बट इट इज क्वाइट पॉसिबल कि यूनाइटेड नेशन ने का जो ऑफिसेज इंडिया में है उन्होंने इनपुट सर्विस ली है जिस पर उन्होंने इनपुट टैक्स पे किया, बट क्योंकि वो आगे एग्जेम्प्ट है जीएसटी में, तो उनका जो जीएसटी उन्होंने पे किया है उसका वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहां प्रॉब्लम है, तो यहां पर उन्हें पूरी तरीके से जीएसटी के दायरे से बाहर रखने के लिए उन्हें कहा गया, देखो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए स्पेशल प्रोविजन है, आप अप्लाई कीजिए UIN यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए। ये जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है ये किस लिए इशू किया जाता है? टू क्लेम आईटीसी, टू क्लेम आईटीसी, ठीक है। तो कुछ नोटिफाइड एसोसिएशंस हैं, ठीक है, जिन्हें जीएसटी से एग्जेम्प्ट रखा गया है, जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या जो एम्बेसीज होती हैं, ठीक है, इन्हें अप्लाई किसके लिए करना है? UIN के लिए करना है, ये जीएसटी में एग्जेम्प्ट रखी गई हैं। तो जब ये इनपुट सर्विसेज या इनपुट गुड्स लेती हैं, जितना उन्होंने इनपुट टैक्स पे किया होता है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट, रादर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं, इसका बेटा रिफंड वर्ड यूज करो, बेटर रहेगा, रिफंड, टू क्लेम रिफंड, ठीक है, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट तो तब मिलेगा जब वो आगे टैक्स पे कर रहे होंगे, ठीक है, उन्हें आगे टैक्स पे नहीं करना होता, तो ये स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, क्या एमसीक्यू बन सकता है? चांसेस कम है, क्योंकि ऐसा कुछ मटेरियल नहीं है इसमें कि एमसीक्यू बन सके। फिल इन द ब्लैंक्स बन सकता है और इसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव बन सकता है, एमसीक्यू के काम का ये मटेरियल नहीं है ये टॉपिक। नाउ इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, इसके ऊपर बेटा बन सकता है एमसीक्यू आपका।
भाई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई तो कर दिया, इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेक्शन 22 24 में, सेक्शन 22 या 24 में आप एप्लीकेबल थे, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया 30 डेज के अंदर। अब रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल कब से होगा? एप्लीकेशन सबमिटेड विद इन 30 डेज ऑफ द एप्लीकेंट बिकम लायबल टू रजिस्ट्रेशन, मतलब आपने विद इन 30 डेज अप्लाई कर दिया, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता थी, एक व्यक्ति की थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख को क्रॉस करी, या एक व्यक्ति सेक्शन 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में कवर हो गया, विद इन 30 डेज एप्लीकेशन सबमिट कर दी कि सर मेरे ऊपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो गई है, प्लीज मुझे रजिस्ट्रेशन अलॉट कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन दे दीजिए, ठीक है। तो अब इसका जो रजिस्ट्रेशन है ये वैलिड कब से होगा? इफेक्टिव डेट इज द डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल टू द रजिस्ट्रेशन। मान लीजिए एक व्यक्ति का 18 अगस्त को सेक्शन 22 या सेक्शन 24 एप्लीकेबल हो गया, मतलब रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी क्रिएट हो गई, ठीक है। इस व्यक्ति ने पच्चीस अगस्त को अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, इस व्यक्ति ने 30 दिन के अंदर करना था, इसने विद इन अ वीक रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो इस व्यक्ति को जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में, और यहां पर मान लीजिए 28 अगस्त को रजिस्ट्रेशन अलॉटेड, ठीक है, रजिस्ट्रेशन अलॉटमेंट हो गया, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, चलो रजिस्ट्रेशन डन, ठीक है। अब इस व्यक्ति की, देखो ये एमसीक्यू है आपके पास, 18 अगस्त को सेक्शन 22 या सेक्शन 24 में रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी क्रिएट हो गई, अप्लाई करा है 25 अगस्त को और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी हो गई, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, मतलब उसको जीएसटीआईएन, याद है ना, उसको जीएसटीएन रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, जीएसटीएन मिल गया, आइडेंटिफिकेशन नंबर 28/8 को। भाई बताओ किस डेट पर माना जाएगा ये व्यक्ति जीएसटी में रजिस्टर्ड है? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी? नंबर 1, जिस दिन सेक्शन 22 या 24 एप्लीकेबल हुआ वो डेट, जिस दिन अप्लाई किया वो डेट, ठीक है, जिस दिन रजिस्ट्रेशन अलॉटमेंट हुआ वो डेट, या जिस दिन 30 दिन कंप्लीट होते हैं वो डेट। क्या लिखा है? अगर 30 डेज के अंदर, मतलब विद इन ड्यू पीरियड अप्लाई कर दिया, तो इफेक्टिव डेट इज द डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल टू रजिस्ट्रेशन, जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो गया, मतलब सेक्शन 22 या 24 में वो कवर हो जाता है। तो बेटा वो है ये वाली डेट। तो एक व्यक्ति जो टाइम से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता है, तो जिस दिन वो थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करता है या सेक्शन 24 में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में फॉल करता है, और ठीक है, उसी दिन से उसका रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। तो अप्लाई किया है 25/8 को, मिला है 28/8 को, बट माना जाएगा वो 18/8 से ही रजिस्टर्ड है, इसका उसे फायदा होगा। उसका फायदा होगा कैसे, अब जरा समझिएगा। पहले सेकंड पॉइंट पढ़िए। मान लीजिए एक व्यक्ति बैठा हुआ है कि अप्लाई कर दूंगा, उसे पता है कि मेरे ऊपर सेक्शन 22 या 24 एप्लीकेबल हो गया, मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, कर देंगे, 30 दिन निकल जाते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सबमिटेड आफ्टर 30 डेज ऑफ एप्लीकेंट बिकमिंग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। भाई 30 दिन गुजर गए, मान लीजिए इस व्यक्ति ने जो अप्लाई किया, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, ये 25/8 की जगह मान लो ये करा इसने 25/9 को, और रजिस्ट्रेशन जो मिला उसको वो मिला 28/9 को, ठीक है। अब हमने क्या करा, 18 अगस्त को सेक्शन 22 एप्लीकेबल हो गया, थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर गई, अप्लाई करना था 30 डेज के अंदर अप्लाई नहीं करा, उसने अप्लाई किया बाद में, और अप्लाई कब किया, अब करा उसने 25 सितंबर को, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया 28 सितंबर को। 3 दिन के अंदर मिल जाता है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब किस डेट पर उसे रजिस्टर्ड माना जाएगा?
इफेक्टिव डेट इज द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस दिन उसका रजिस्ट्रेशन अलॉट हुआ उस दिन से उसको रजिस्टर्ड माना जाएगा। तो बेटा यहां पर जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो होगी 28 सितंबर। अगर उसने टाइम से रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया तो जिस दिन उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हुई थी ये डेट यहां पर रजिस्टर्ड माना जाएगा। और अगर 30 डेज के बाद अप्लाई किया तो जिस दिन उसको सर्टिफिकेट मिलेगा उस दिन से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। नुकसान क्या जरा समझिएगा बेटा, 18/8 को रजिस्ट्रेशन के लिए कंडीशन फुलफिल हो गई थी और वो इस डेट पर रजिस्टर्ड माना गया। तो ये जो इस डेट से लेकर इस डेट के बीच का टर्नओवर है ना, इसके लिए उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज की जा सकती है। ठीक है, इसके इस पीरियड पे इनपुट टैक्स क्रेडिट वो क्लेम नहीं कर पाएगा, इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। ठीक है, बहरहाल आपको तो ध्यान क्या करना है, यहां पर मैंने एक तरीके से आपको एक प्रैक्टिकल भी बता दिया कि देखो अगर एग्जामिनर डेट्स के साथ खेलने की कोशिश करे तो परेशान मत होना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा एमसीक्यू के लिए, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब से होगा। ठीक है, चलो अब एप्लीकेशन दे रहे हैं। अब एप्लीकेशन चाहे 30 डेज के अंदर दो, 30 डेज के बाद दो, भाई प्रोसीजर तो सेम होता है। तो एप्लीकेशन दे रहे हैं रजिस्ट्रेशन। ठीक है, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन इसे दो पार्ट में करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में हम चेक कर रहे हैं कि जो एप्लीकेंट है, ठीक है, वो एप्लीकेशन दे रहा है तो वो क्या करेगा, और जब एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो पार्ट 2 में देखेंगे जो प्रॉपर ऑफिसर है, मतलब जो डिपार्टमेंट है, वो किस तरीके से उस एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगा। तो पार्ट ए में देखेंगे, ठीक है, पार्ट ए में देखेंगे किसके थ्रू बेटा, यहां पर देखेंगे व्हेन एप्लीकेशन इज मेड बाय सप्लायर, तो क्या क्या प्रोसेस होगी, क्या स्टेप्स होंगे। Every person liable to get registered and person seeking voluntarily registration shall, before applying for registration, declare his PAN, mobile number, email address, state and union territory in Part A of GST registration 01। बेटा दो पार्ट होते हैं। पार्ट ए में बेसिक डिटेल्स देनी होती है, पार्ट ए में बेसिक डिटेल देनी होती है कि भाई आपको अपनी डिटेल देनी है, आपको अपना पैन देना है, आपको मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है, और आपको स्टेट या यूनियन टेरिटरी जिसमें आप रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं उसको इंफॉर्मेशन देनी होगी। देखो हम यहां सीजीएसटी एक्ट की बात कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन सीजीएसटी एक्ट में हो रहा है। ठीक है, आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। मान लीजिए, ठीक है, देखिए अगर मैं अपने विवेक गोल्ड क्लासेस का रजिस्ट्रेशन कराता हूं तो मैं एक्ट जाऊंगा, साइट पर जीएसटी पोर्टल पे जाऊंगा और वहां पर मैं रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करूंगा। वहां पर मुझे यह बताना होगा कि मैं किस स्टेट में रजिस्टर्ड कराना चाहता हूं। क्योंकि मैं दिल्ली में हूं तो मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड कराऊंगा। मुझे सिंगल रजिस्ट्रेशन कराना है, सीजीएसटी में भी हो जाएगा, वही रजिस्ट्रेशन मेरा एसजीएसटी में भी एप्लीकेबल होगा और वही आईजीएसटी के लिए भी एप्लीकेबल होगा। बेटा ये स्टेट स्पेसिफिक होता है, एक्ट स्पेसिफिक नहीं होता है। स्टेट स्पेसिफिक मतलब अगर मुझे दिल्ली में भी रजिस्ट्रेशन कराना है, यूपी में भी रजिस्ट्रेशन कराना है, तो मुझे दिल्ली के लिए अलग अप्लाई करना पड़ेगा, यूपी के लिए अलग अप्लाई करना पड़ेगा। एक्ट स्पेसिफिक नहीं है। अगर मेरा रजिस्ट्रेशन केवल दिल्ली में होना है तो ऐसा नहीं है मुझे दिल्ली जीएसटी एक्ट में अलग से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, सीजीएसटी एक्ट में अलग से कराना होगा, आईजीएसटी एक्ट में अलग से अप्लाई करना होगा। जी नहीं, मैं एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करूंगा, मुझे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, यही सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट एंड आईजीएसटी एक्ट में एप्लीकेबल होगा। हां ये होता है स्टेट बेस्ड, मैंने आपको बताया था। क्योंकि अब मुझे जो जीएसटीएन मिलेगा, क्योंकि मैं दिल्ली में करा रहा हूं, तो 07 पहला कोड होगा, पहले 2 डिजिट, पता लग जाएगा मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूं। अगर मल्टीपल स्टेट के लिए चाहिए तो मुझे मल्टीपल स्टेट के लिए अलग अलग अप्लाई करना होगा। ठीक है, बट याद रखिएगा अलग अलग एक्ट में अलग अलग एप्लीकेशन नहीं देते। फॉर्म 1 जो फॉर्म होता है एप्लीकेशन का, जो उसका पार्ट ए होता है, उसमें बेसिक डिटेल मांगी गई। जैसे आप पेन डालेंगे, ठीक है, पेन आप डालेंगे, आपको मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल डालना है, और ये जो फॉर्म होता है ये होता है बेटा फॉर्म जीएसटी REG 1। ये मैं इकट्ठे फॉर्म लिखवा भी दूंगा आपको। ठीक है, तो जो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन देनी होती है उसका फॉर्म होता है, वो फॉर्म होता है 01। रजिस्ट्रेशन के जितने भी फॉर्म हैं, पहली बात तो जीएसटी की जितने भी फॉर्म हैं वो शुरू होते हैं जीएसटी से। रजिस्ट्रेशन के जितने भी फॉर्म हैं उसमें जीएसटी फॉलोड बाय REG। ठीक है, तो जीएसटी REG आप सिर्फ याद कर रखिए, फॉर्म नंबर याद रखिए, और 2 डिजिट आपको लिखने हैं। अगर 1 है तो 1 नहीं, 01 आप याद रखिएगा। ठीक है, तो जो रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन होती है उसका फॉर्म नंबर होता है 1। ठीक है, जीएसटी कॉमन है, REG रजिस्ट्रेशन के लिए कॉमन है, आप सिर्फ फॉर्म नंबर याद रखिएगा भाई 1 है ये।
ऑन जीएसटी कॉमन पोर्टल। तो क्या क्या दिया है? पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आर वैलिडेटेड। ये वैलिडेट करने होंगे कि ये सही है या गलत है। कैसे वैलिडेट होते हैं? जो पैन होता है बेटा वो सीबीडीटी जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन है, मतलब जो इनकम टैक्स की वेबसाइट है, वहां से क्रॉस वेरीफाई हो जाता है। जब आप डालते हैं तो चेक हो जाता है ऑटोमेटिकली कि आपने गलत डाला है या सही डाला है। आप पैन डालेंगे, नाम वो अपने आप ले लेगा। मोबाइल नंबर सही है नहीं, इसके लिए मोबाइल पर ओटीपी आता है जिसे वैलिडेट करना होता है। ईमेल आईडी सही है या नहीं, इसके लिए ओटीपी आता है जिसको आपको वेरीफाई करना होता है। ठीक है, जब ये तीनों वैलिडेट हो जाते हैं, पैन वैलिडेट हो जाता है, आपका मोबाइल नंबर वैलिडेट हो जाता है, ईमेल आईडी वैलिडेट हो जाता है, तो एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जनरेट होता है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जनरेट होता है एंड कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेंट ऑन वैलिडेटेड मोबाइल एंड ईमेल आईडी। ठीक है, तो जब ये पार्ट ए हो जाता है तो आपके पास एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर या टेम्परेरी रेफरेंस नंबर आ जाता है, जो जब तक आपका जीएसटीआईएन अलॉट नहीं हो जाता, जो भी आप क्वेरी करना चाहते हैं डिपार्टमेंट के साथ, इस टीआरएन के बेस पर आप उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, यूजिंग टीआरएन एप्लीकेंट शैल इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट एप्लीकेशन इन पार्ट बी। अब पार्ट बी में आएंगे जहां पर आपको बाकी डिटेल देनी पड़ेगी। आपका लीगल नेम क्या है, बिजनेस का लीगल नेम क्या है। ठीक है, लीगल नेम और पैन का नेम सेम है या अलग अलग है। आपका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, आप किस प्रोडक्ट या सर्विस में डील करते हैं। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें देनी होती है पार्ट बी में। बैंक की डिटेल यहां पर आपको देनी होगी। in form B, in part B of the application form along with the specified documents at the common portal। डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करने होंगे। आपको जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे जो जरूरी है वो आपको वहां पर अपलोड करने होंगे। ठीक है, वो याद रखने की जरूरत नहीं है। आफ्टर अंडरगोइंग आधार ऑथेंटिकेशन फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये शुरू से नहीं था, ये कुछ समय पहले आया है। आपको आधार, कुछ केसेस में आधार होना जरूरी है। जब तक आपके पास आधार नहीं होगा आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। ये बिल्कुल पता है गवर्नमेंट क्या कर रही है, बिल्कुल रेट कर रही है एक एक डॉक्यूमेंट को। आधार ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। जैसे आपका मोबाइल वैलिडेट होता है, जैसे आपका ईमेल वैलिडेट होता है, वैसे ही आपका जो आधार होता है वो ऑथेंटिकेट होता है ताकि चीजें जुड़ जाएं। तो आपको वहां पर आपका आधार नंबर डालना पड़ेगा। ठीक है, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल है आधार के साथ लिंक है, उस पर आपका ओटीपी आएगा जिसके थ्रू आपको अपना आधार नंबर वहां पर ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ केसेस में ये करना जरूरी है, कुछ केसेस में ये करना जरूरी नहीं होता, बट आधार ऑथेंटिकेशन। मगर ये पार्ट बी में है, पार्ट ए में नहीं है। ऑन रिसीट ऑफ सच एप्लीकेशन, काम पूरा हो गया। On receipt of such application, an acknowledgement in prescribed form shall be issued to the applicant electronically। ठीक है, ईमेल पर आपके पास एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी कि सर आपने ये डिटेल देते हुए, जिसमें जो भी आपने इंफॉर्मेशन सबमिट किया वो उसकी समरी होगी, आपका टीआरएन टेम्परेरी रेफरेंस नंबर होगा, एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी कि इस डेट पर आपने ये इंफॉर्मेशन देकर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है। दैट इज योर एक्नॉलेजमेंट। ठीक है जी बेटा, ये लाइन काट दो यहां से, ये बाद में पढ़ेंगे। ये काट दो। ठीक है, टी अलग से करेंगे, सीटीपी वाला अलग से करेंगे, ये ले लिया था बट बाद में इसको करेंगे, छोड़ दो यहीं तक। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट आ गई। एप्लीकेशन शैल बी फॉरवर्डेड टू द प्रॉपर ऑफिसर। चलिए, एप्लीकेशन अब किसके पास चली गई? प्रॉपर ऑफिसर, जो जीएसटी डिपार्टमेंट का ऑफिसर है। ठीक है, जिसकी जुरिडिक्शन में आपने अप्लाई किया है, अब उसके पास एप्लीकेशन चली गई। अब यहां से काम शुरू होता है किसका? डिपार्टमेंट का। डिपार्टमेंट क्या करेगा? पहले एक पॉइंट को समझ लो, फिर यहां चार्ट पर आएंगे। प्रॉपर ऑफिसर के पास एप्लीकेशन आ गई। अब या तो एप्लीकेशन में जितनी भी प्रॉपर ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है अगर वो पूरी हो रही हैं तो बेटा वो क्या करेगा? रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट कर देगा। और अगर उसे कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, कुछ केसेस में वो एडिशनल इंफॉर्मेशन मांग सकता है अगर उसे कुछ कमी लग रही है फॉर्म में, या डॉक्यूमेंट सही अब देखो कई बार होता क्या है, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वो डॉक्यूमेंट आपने कोई गलत अपलोड कर दिया या कंप्लीट अपलोड नहीं किया, तो प्रॉपर ऑफिसर के पास तो सारे डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचे। तो अगर प्रॉपर ऑफिसर को एप्लीकेशन कंप्लीट लगती है तो वो विद इन 3 डेज, समझना विद इन 3 डेज, ठीक है, विद इन 3 वर्किंग डेज क्या करेगा? रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट कर देगा।
और अगर 3 दिन के 3 वर्किंग डेज के अंदर वो रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट नहीं हो करता तो माना जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर आपका अलॉट हो गया, समझना। ठीक है, तो जब प्रॉपर ऑफिसर को एप्लीकेशन मिलती है, नंबर 1, अगर एप्लीकेशन कंप्लीट है इन ऑल रिस्पेक्ट तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट कर देगा। अगर उसे एप्लीकेशन में कोई डेफिशिएंसी लगती है तो वो एक नोटिस भेजेगा एप्लीकेंट को कि देखिए आपने एप्लीकेशन दी थी और इस एप्लीकेशन में ये डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, प्लीज आप मुझे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। अभी जब डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगा, अगर वो डॉक्यूमेंट करेक्ट है और हमारा प्रॉपर ऑफिसर पीओ सेटिस्फाई है तो वो रजिस्ट्रेशन अलॉट कर देगा, और अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो रजिस्ट्रेशन क्या कर देगा, उसको एप्लीकेशन को कैंसिल कर देगा। ठीक है, अब कितने दिन के अंदर ये सारी प्रोसेस होती है ये बेटा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर सारा खेल है नंबर्स ऑफ डेज का, जिसके ऊपर एमसीक्यू आपका बन सकता है। ठीक है, पहले देखो, प्रॉपर ऑफिसर एग्जामिन द एप्लीकेशन एंड अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट है उनको चेक कर रहा है। इफ सेम आर फाउंड इन ऑर्डर, यस, एप्लीकेशन इज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, डॉक्यूमेंट कंप्लीट है। विद इन 3 working days from the date of submission of application, proper officer will grant registration certificate in GST REG 06। एप्लीकेशन किस में दी थी, 1 में। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो मिलेगा उसका फॉर्म नंबर क्या होता है, 6 नंबर। ठीक है, कितने दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर करना है। एप्लीकेशन सबमिट की थी मगर एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है, या तो डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, एप्लीकेशन में कुछ मिस्टेक है, मतलब नो, ही इज नॉट सेटिस्फाई। प्रॉपर ऑफिसर इशू नोटिस इलेक्ट्रॉनिकली। याद रखिएगा जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है ना यहां पर शुरू में, ठीक है, ये सब ईमेल के थ्रू होता है, ईमेल पर होता है, या जो आपने पोर्टल पर अपना अकाउंट बनाया है, ठीक है, उसके थ्रू आपको जाके चेक करना होता है। विद इन 3 वर्किंग डेज, बेटा ये 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 दिन जब एप्लीकेशन सबमिट होती है उसके अगले 3 वर्किंग डेज के अंदर अगर एओ सेटिस्फाई है कि एप्लीकेशन कंप्लीट है तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट कर देगा, और अगर वो सेटिस्फाई नहीं है कि रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में कुछ कमी है तो 3 दिन के अंदर उसे नोटिस देना पड़ेगा, 3 दिन के अंदर। ठीक है, 3 दिन के अंदर फ्रॉम एप्लीकेशन सबमिशन डेट, देयर बाय सीकिंग क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट फ्रॉम द एप्लीकेंट। तो 3 वर्किंग डेज के अंदर या तो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करो, रजिस्ट्रेशन नंबर इशू कर दो, या उन 3 वर्किंग डेज के अंदर नोटिस इशू करो कि आपकी एप्लीकेशन में ये डेफिशिएंसी है, इसको पूरा कीजिए, उसके बाद ही मैं आपको रजिस्टर करूंगा। अगर 3 दिन के अंदर ना तो डिपार्टमेंट ने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया और ना ही डेफिशिएंसी का नोटिस इशू किया गया, तो क्या होगा बेटा? If proper officer failed to take any action within 3 working days from the date of submission of application in case of successful Aadhaar authentication or exemption from applicability of Aadhaar authentication, deemed approval of application होता है बेटा। deemed approval of application मतलब माना जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो किस केस में माना जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है? फर्स्ट सिचुएशन पड़ेगा सिर्फ जहां पर 3 वर्किंग डेज के अंदर ना तो प्रॉपर ऑफिसर ने रजिस्ट्रेशन दिया और ना ही नोटिस इशू किया। मतलब अगर आराम से बैठा है पीओ, 3 दिन वर्किंग डे के अंदर कुछ नहीं किया, तो भाई 4th वर्किंग डे को माना जाएगा आप रजिस्टर्ड हो गए हो, वो उसके बाद फिर आपको नोटिस इशू नहीं करेगा डेफिशिएंसी का। मगर ये किस केस में होता है? जब आपका आधार ऑथेंटिकेट हो चुका है या आपके ऊपर आधार ऑथेंटिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी वो 3 दिन। अगर आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ, अगर आपका आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो गया, या आप, ठीक है बेटा, इन दैट सिचुएशन 21 दिन का टाइम होता है। Notice may be issued not later than 21 days from the application submission date in case where person failed to undergo Aadhaar authentication। अगर किसी व्यक्ति को आधार ऑथेंटिकेट हो गया या आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं थी, इन दैट सिचुएशन 3 दिन का टाइम है। अगर आधार ऑथेंटिकेशन करना था और आपने आधार ऑथेंटिकेट नहीं किया या ऑथेंटिकेशन फेल हो गया, तो अब ये 3 दिन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? 21
डेज में। कितने दिन में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा? 21 डेज में। अब नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट 3 वर्किंग डेज, 3 तो यहां पर है वर्किंग डेज, मगर यहां पर जब 21 की बात करें तो यहां पर वर्किंग डेज नहीं है, केवल डेज लिखा हुआ है। तो यहां पर टोटल डेज लेने हैं। वर्किंग डेज में सैटरडे संडे एंड हॉलीडेज को हटा दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर 21 डेज लिखा हुआ है, बी केयरफुल। तो अगर आधार ऑथेंटिकेट हो चुका है या आधार ऑथेंटिकेशन की एग्जम्पशन है तो 3 वर्किंग डे के अंदर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा या नोटिस मिल जाएगा। अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है या रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर लगते हैं 21 दिन। 21 दिन। अब क्या करेगा हमारा पीओ? 21 दिन के अंदर उसको नोटिस भेजना पड़ेगा। 21 दिन के अंदर वो नोटिस भेजेगा कि आपकी एप्लीकेशन में कुछ कमी रह गई है। तो बस करना क्या है यहां पर बेटा? 3 दिन की जगह क्या होगा? 21 डेज, ठीक है। तो अगर एप्लीकेशन में कुछ कमी थी तो नोटिस भेजना होता है 3 वर्किंग डेज के अंदर या 21 डेज के अंदर, ठीक है। अब डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा, किसे नोटिस भेजा? एप्लीकेंट को, कि आपकी एप्लीकेशन में कुछ डेफिशिएंसी है, उसको पूरा करो। अब किसके पाले में बॉल है? एप्लीकेंट के। अब वो जवाब देगा। वो जो डॉक्यूमेंट कम रह गया है या इंफॉर्मेशन नहीं दी थी वो सबमिट करेगा, नोटिस का जवाब देगा। इफ एप्लीकेंट हैज फर्निश्ड द क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ नोटिस, 7 दिन के अंदर पहले एप्लीकेशन सबमिट की, एप्लीकेशन सबमिट होने के 3 वर्किंग डेज या 21 डेज एज द केस में बी, ठीक है। अगर पीओ सेटिस्फाई नहीं है, एप्लीकेशन में कुछ कमी है, तो 3 दिन के अंदर, 3 वर्किंग डेज के अंदर या 21 दिन के अंदर उसे नोटिस इशू करना पड़ेगा। अब एप्लीकेंट नोटिस मिलने के 7 वर्किंग डेज के अंदर उस नोटिस का जवाब देगा, मतलब जो डेफिशिएंसी है उसको कंप्लीट करेगा। कितने दिन के अंदर बेटा? 7 वर्किंग डेज के अंदर। अब यहां पर अगर पीओ सेटिस्फाई है कि हां जो डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया है, तो अब वो क्या करेगा? यस, ठीक है। अब प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई है कि हां आपने जो दिया है वो जवाब ठीक है, तो यस विद इन 7 वर्किंग डेज। तो अब वो अगले 7 दिन के अंदर, ये देखो ये डेज बड़े घुमा फिरा के दिए गए हैं, 7 दिन के अंदर क्या करेगा? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देगा। और अगर 7 वर्किंग डेज के अंदर उसने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू नहीं किया तो माना जाएगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू हो चुका है, ठीक है, हो चुका है। अगर एप्लीकेंट ने 7 वर्किंग डेज के अंदर डॉक्यूमेंट एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कराए या डेफिशिएंसी पूरी नहीं की, या सबमिट तो की है मगर जो प्रॉपर ऑफिसर है वो सेटिस्फाई नहीं है, तो बट ऑब्वियसली फिर क्या होगा? फिर तो एप्लीकेशन क्या हो जाएगी बेटा? रिजेक्ट हो जाएगी। मगर इसके लिए उसको देना पड़ेगा कि किस कारण से वो रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब एक बार जरा इसको वाइंड अप करो क्योंकि डेज बहुत यहां पर प्रॉब्लम है। शुरुआत करते हैं। अगर आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो चुकी है तो जिस दिन एप्लीकेशन सबमिट करी उसके 3 वर्किंग डेज के अंदर, 3 वर्किंग डेज के अंदर या तो रजिस्ट्रेशन अलॉट हो जाएगा, और अगर एप्लीकेशन में कुछ कमी है तो 3 वर्किंग डेज के अंदर नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। नोटिस दिया, नोटिस मिलने के 7 वर्किंग डेज के अंदर एप्लीकेंट अपना जवाब देगा, ठीक है। और अगर पीओ जवाब से सेटिस्फाई है तो अगले 7 वर्किंग डेज के अंदर वो रजिस्ट्रेशन अलॉट कर देगा। अगर वो 3 वर्किंग डेज के अंदर या 7 वर्किंग डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन अलॉट नहीं करता है तो माना जाएगा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। दूसरी सिचुएशन, अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ तो एप्लीकेशन मिलने के 21 डेज, वर्किंग डे 21 डेज के अंदर या तो पीओ रजिस्ट्रेशन अलॉट कर देगा या 21 डेज के अंदर वो नोटिस भेजेगा कि आपके एप्लीकेशन में कोई कमी है। नोटिस मिलने के 7 वर्किंग डेज के अंदर एप्लीकेंट अपना रिस्पांस देगा। रिस्पांस मिलने के अगले 7 दिन के अंदर अगर पीओ सेटिस्फाई है तो रजिस्ट्रेशन दे देगा, नहीं तो वो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कैंसिल कर देगा, ठीक है। अब अगर 3 वर्किंग डेज के अंदर, 3 वर्किंग डेज के अंदर, फर्स्ट सिचुएशन, पीओ ने रजिस्ट्रेशन अलॉट नहीं किया और नोटिस भी इशू नहीं किया, विदाउट आधार
विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन 21 डेज के अंदर पीओ ने ना तो रजिस्ट्रेशन इशू किया ना ही नोटिस इशू किया, तो माना जाएगा रजिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है। और नोटिस का जवाब मिलने के बाद 7 वर्किंग डेज के अंदर अगर प्रॉपर ऑफिसर ने रजिस्ट्रेशन नहीं दिया या रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया तो भाई माना जाएगा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ठीक है। चलो अब यहां पर एक दो फॉर्म मैं लिखवाना चाह रहा था, बेटा ये लिख लीजिए। एप्लीकेशन किस फॉर्म में जाती है? 01 में, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किस में मिलता है? 06 में। एक दो फॉर्म और हैं वो लिख लीजिए। ये जो एक्नॉलेजमेंट मिलती है, ये जो एक्नॉलेजमेंट मिलती है इसका फॉर्म है 02। 02 समझ रहे हैं ना? जीएसटी स्पेस REG स्पेस 02। ठीक है। अब आगे ये जो नोटिस दिया जाता है, ये जो नोटिस दिया जाता है इसका होता है फॉर्म 03 GST स्पेस REG 03। ठीक है। अब ये जो क्लैरिफिकेशन देता है, याद रखना चाहें तो कर लीजिएगा बेटा, बन भी सकते हैं क्वेश्चन, बट फॉर्म बहुत ज्यादा है तो जो इंपॉर्टेंट है वही लिखवा रहा हूं, अदरवाइज तो 50 से ऊपर फॉर्म तो सिर्फ आपको इसी चैप्टर में मिल जाएंगे। ठीक है। ये जो क्लैरिफिकेशन है इसका फॉर्म होता है 04। ठीक है, 04। और अगर सेटिस्फाई नहीं है, ये जो प्रॉपर ऑफिसर में रिजेक्ट द एप्लीकेशन, ठीक है, ये जो रिजेक्शन होता है कि मैं आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, इसका जो फॉर्म होता है ये होता है 05। और 06 किसका होता है? रजिस्ट्रेशन का। तो फॉर्म 1 में एप्लीकेशन होती है, फॉर्म 2 में एक्नॉलेजमेंट मिलती है, जो नोटिस इश्यू किया जाता है वो फॉर्म 3 में किया जाता है, नोटिस की जो क्लैरिफिकेशन दी जाती है वो फॉर्म 4 में दी जाती है। अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो जो रिजेक्शन का नोटिस है वो फॉर्म 5 में दिया जाता है, और अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट होकर रजिस्ट्रेशन मिल जाता है तो जो फॉर्म होता है वो होता है 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे, जहां जरूरत होगी ठीक है वो आपको मैं लिखवा दूंगा। डन। चलिए, अभी तो हमें इसमें इतना टाइम लग रहा है, सोचो अगर इसको बेयर एक्ट के थ्रू एक एक स्टेप पढ़ रहे होते तो पहले पढ़ना पड़ता, फिर नोट्स बनाने पड़ते और टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। चलो बेटा, जो सीटीडी होता है, जो हमारा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या फिर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, इनका जो प्रोसेस होती है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। आइए उसे भी एक बार देख लेते हैं, उस प्रोसेस को थोड़ा देख लेते हैं। पहले तो देखिए ये सीटीपी और एनआरटीपी होते क्या है, मैंने आपसे कहा था इसको आगे पढ़ेंगे, तो चलिए अब पढ़ लेते हैं। ये सीटीपी होता क्या? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? ठीक है, शायद इसके ऊपर एमसीक्यू बन जाए, बोनस मार्क्स मिल जाए हमें। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इज वन हु हैज A casual taxable person is one who has registered business in some state in India but wants to effect supplies from some other state in which he is not having any fixed place of business। एक व्यक्ति जो ऐसी स्टेट में जाकर काम करना चाहता है जहां पर उसका रजिस्टर्ड, उसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। ये मैंने आपको बताया था, जैसे एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करने के लिए होता है, ट्रेड फेयर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं, तो ये व्यक्ति होता है, ये होता है आपका कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। इनके लिए, इनको मैक्सिमम उस स्टेट में 90 डेज का रजिस्ट्रेशन मिलता है, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है। और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन क्या हुआ? A non-resident taxable person is one who is a foreigner and occasionally wants to effect taxable supply from any state in India, and for that he needs GST registration। Non-resident है, foreigner है, इंडिया में आके कोई काम करना चाहता है, 2 महीने का है, 2 महीने के लिए GST रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। आप एज NRTP, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, रजिस्ट्रेशन कराइए। ठीक है, 90 डेज के लिए मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन मिलता है, मैक्सिमम 90 डेज के लिए आपको मिलता है, काम करिए, टैक्स पे कीजिए, चले जाइए।
कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में एक और लाइन थी, सच पर्सन नीड टू रजिस्टर्ड इन स्टेट फ्रॉम वेयर ही सीक्स टू सप्लाई एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, आपकी यूपी में शॉप है, यूपी में आप डील करते हैं, यूपी में रजिस्टर्ड है, इंट्रा स्टेट रजिस्ट्रेशन आपके पास सप्लाई है या इंटर स्टेट वटएवर, आप यूपी में रजिस्टर्ड हैं, दिल्ली ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। 14 डेज का दिल्ली ट्रेड फेयर लगता है 14 नवंबर से 27 नवंबर हर साल, आप इसमें पार्टिसिपेट करना आने चाहते हैं, तो सर आपको दिल्ली गवर्नमेंट के साथ एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। और कम से कम 5 दिन पहले, एग्जांपल भी देता, 5 दिन पहले कम से कम अप्लाई करना। आप 1 महीना पहले भी अप्लाई कर सकते हैं, 10 दिन पहले भी कर सकते हैं, मगर कम से कम 5 दिन का गैप होना जरूरी है जब से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ट्रेड फेयर 14 नवंबर से शुरू होता है, तो कम से कम 5 दिन, तो 9 नवंबर या उससे पहले अप्लाई करना जरूरी है। ठीक है जी। अब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन का प्रोसेस क्या है? जीएसटी लॉ प्रिस्क्राइब्ड स्पेशल प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑल्सो एज एक्सटेंशन ऑफ ऑपरेशन पीरियड सच कैजुअल और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। वो प्रोसीजर आपको नहीं करना है, ऑलमोस्ट सेम है जैसे हमने किया था। They have to apply registration at least 5 days in advance before making any supply. Registration is granted to them or period of operation is extended only after they make advance deposit of estimated tax liability। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी हम प्रोसीजर पढ़कर आए हैं, एक व्यक्ति जो सेक्शन 22 की थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर जाता है या कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में फॉल करता है, वो एप्लीकेशन देता है विद इन 30 डेज, उसको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है 3 दिन के अंदर, रजिस्ट्रेशन 3 वर्किंग डेज के अंदर उसको मिल जाता है। ठीक है, और 21 डेज 7 डेज एज अ केस में भी वो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन नंबर लेगा, पूरे महीने का जितना टैक्स बनता है ये अगले महीने वो पे करेगा। ठीक है, जनरली मंथली बेसिस पर हमारा जो टैक्स होता है जीएसटी वो पे करना होता है, एडवांस में नहीं होता। बट इन केस ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इन्हें गवर्नमेंट कहती है देखो भाई आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा मगर आपको टैक्स पहले एडवांस में जमा कराना होगा। तो जो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन टेम्परेरी रेफरेंस नंबर मिलता है उस नंबर के बेस पर ये व्यक्ति पहले एडवांस में कुछ टैक्स जमा कराते हैं, एडवांस में एस्टिमेट करते हैं कि अगर मैं 14 डेज दिल्ली ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करूंगा तो मैं कितनी सेल करने वाला हूं, उस पर कितना टैक्स बनेगा, एक एस्टिमेशन बनाते हैं। और वो टैक्स देखो कम ज्यादा कुछ हो सकता है, वो टैक्स एडवांस में जमा कराना पड़ता है। ठीक है, वो टैक्स एडवांस में जमा करा दे, रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। जब 14 डेज पूरे हो गए वो चेक करेंगे, अगर एक्स्ट्रा टैक्स चला गया तो उसका रिफंड मिल जाएगा, कम टैक्स दिया गया है तो उसको एडिशनल पे करेंगे। ठीक है, और वापस अपने घर चले जाएंगे। Registration is granted to them for a period specified in the registration application or for 90 days for effective date of the registration। भाई अगर आप स्पेसिफिकली मांग रहे हो कि मुझे 15 दिन या 20 दिन का रजिस्ट्रेशन चाहिए तो उतने दिन के लिए मिलेगा, नहीं तो जो मैक्सिमम पीरियड स्पेसिफाई होता है वो 90 डेज के लिए रजिस्ट्रेशन मिलता है। तो भाई 90 डेज याद रखिएगा। ठीक है, ये 5 दिन पर एप्लीकेशन बन सकता है, 90 डेज पर बन सकता है। इन दो के ऊपर आपका एमसीक्यू बन सकता है सीटीपीएन एनआरटीपी के केस में। बस इनका काम इतना ही था। एप्लीकेशन दी, सर्टिफिकेट मिल गया, अब इसमें आप अमेंडमेंट चाहते हैं। ये अमेंडमेंट जनरली किसके लिए होगी? वही जिनको परमानेंट दिया गया है, इनको तो टेम्परेरी दिया गया होता है तो उसमें इतनी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट यहां पर आ जाइए, अब अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, अब आप फ्यूचर में उसमें कुछ चेंजेस कराना चाहते हैं, अमेंडमेंट कराना चाहते हैं। चेंज किस चीज का हो सकता है? पहले तो एक चीज याद रखना, अगर बिजनेस व्हाट डू यू कॉल, अगर बिजनेस का स्वरूप, आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्टली वर्ड राइट नाउ, बच्चे जो बिजनेस का कंपोजिशन है वो चेंज हो गया है, तो फिर तो आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना पड़ता है और नया रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर रहे थे, आपने बिजनेस को पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर लिया। प्रॉब्लम क्या होगी? जीएसटी पेन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है, बताया था आपको। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में थे तो आपका पेन था, जब आपकी पार्टनरशिप बन गई तो फर्म के पेन पर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। आप फर्म, ठीक है, तो यहां पर अमेंडमेंट नहीं होगी, यहां पर जो आपका प्रोप्राइटरशिप वाला जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर था, जीएसटीआईएन था, वो कैंसिल होगा और फिर आप एक नया जीएसटीआईएन अप्लाई करेंगे। आप फर्म से कंपनी में हो जाते हैं तो जो फर्म का था उसको आप कैंसिल करवाएंगे, सरेंडर करेंगे और कंपनी के नाम से नया अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप पार्टनरशिप में 3 पार्टनर थे,
फॉर्म का पेन था, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला। अब पार्टनर बढ़कर 4 हो गए या पार्टनर घटकर 2 हो गए, भाई पेन तो सेम ही होगा ना फॉर्म का। नाउ अब आप अमेंडमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, अगर बिजनेस का कंपोजिशन चेंज हो जाता है, पेन चेंज हो गया, ठीक है, तो भाई फिर तो आपको नया अप्लाई करना पड़ेगा, पुराना कैंसिल, नया मिलेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं साथ में नोट कराता जाऊंगा, आइए गो थ्रू करते हैं। Except for changes in some core information in the registration application, a taxable person shall be able to make amendments without requiring any specific approval from the tax authority. देखो एक्चुअली यहां पर 2 फील्ड होती हैं, एक होती है बेटा कोर फील्ड और एक होती है नॉन कोर फील्ड्स। अब कोर फील्ड के कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए। नेम, change in stakeholders, place of business, additional place of business, कोर फील्ड होती है नेम। अगर आप कोर फील्ड में चेंज करना चाहते हैं, मगर इंपॉर्टेंट क्या है, ये नेम क्या है, विदाउट चेंज इन पेन। नाम चेंज हो रहा है बिजनेस का, मगर पेन नंबर चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि अगर पेन चेंज हुआ तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, नया रजिस्ट्रेशन मिलेगा, बिकॉज आपका जो जीएसटीएन है वो पेन बेस्ड है, ठीक है। तो नाम चेंज कराना है, ठीक है। मैं कहता हूं भाई मैंने एप्लीकेशन मैंने ले रखा था, विवेक गोयल क्लासेस के नाम पे रजिस्ट्रेशन ले रखा था, अब मुझे इसका नाम चेंज करना है, ठीक है। मैं नाम चेंज करना चाहता हूं मगर मैं प्रोप्राइटरशिप में कर रहा हूं। तो प्रोप्राइटरशिप मतलब मेरा पेन सेम है मगर मैं नाम चेंज करना चाहता हूं। मैं कहता हूं विवेक गोयल क्लासेस से मैं इसको वेरी गुड क्लासेस कराना चाहता हूं, ओके। तो नाम में चेंज हो रहा है विदाउट चेंजिंग पेन, तो दैट इज कोर फील्ड। अगर मैं स्टेक होल्डर, मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म है जिसमें ए बी सी 3 पार्टनर हैं, उनमें चेंज हो रहा है, ए बी रह गए सी चला गया, या ए बी सी थे डी आ गया, तो चेंज इन स्टेक होल्डर हो रहे हैं, पेन सेम है, ठीक है। तो ये कोर फील्ड है। अगर आप प्लेस ऑफ बिजनेस, मगर ये विद इन सेम स्टेट, क्योंकि अगर आप दिल्ली का बिजनेस खत्म करके यूपी में जा रहे हैं तो भाई ये तो 2 अलग अलग स्टेट हैं, दिल्ली का जीएसटी सरेंडर करोगे, अब आपको यूपी में जाके नया अप्लाई करना होगा, तो ये प्लेस ऑफ बिजनेस में चेंज हो रहा है मगर विद इन सेम स्टेट। या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, आप एक एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कर रहे हैं। मैं कहता हूं भाई हमारा जो ऑफिस है, हमारा एक ऑफिस है लक्ष्मी नगर दिल्ली में, हम कहते हैं यार एक ना द्वारका में भी ओपन कर लेते हैं, वहां पर एक स्टाफ बिठा देंगे, वहां पर जो वेस्ट दिल्ली के स्टूडेंट होंगे वो डायरेक्टली वहीं से आके क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। मेन ऑफिस हमारा लक्ष्मी नगर में है, तो वो क्या हो गया, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। मैं उसको ऐड कराना चाहता हूं, तो ये कोर फील्ड हमारे पास है। नॉन कोर फील्ड जैसे ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, ये नॉन कोर फील्ड होती हैं, ठीक है, जिसका आपके सर्टिफिकेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो नॉन कोर फील्ड होती है, इसके लिए आपको प्रॉपर ऑफिसर को परेशान करने की जरूरत नहीं। डिपार्टमेंट कहता है यार मोबाइल नंबर चेंज कराने के लिए भी हमसे पूछोगे क्या, ईमेल आईडी चेंज कराना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, आप पोर्टल पे जाइए, पुराना नंबर डालना पड़ेगा, नया नंबर डालना पड़ेगा, ओटीपी ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, ठीक है, काम हो जाएगा। देखो ना तो पैन चेंज होता है एक व्यक्ति का जो इंडिविजुअल होता है, और ना ही आधार नंबर चेंज होता है, तो बच्चे इसलिए उनकी कहीं पर भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो मोबाइल ईमेल आईडी आप अपने आप चेंज कर सकते हैं, इसके लिए आपको डिपार्टमेंट को परेशान करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप यहां पर चेंजेस करना चाहते हैं, नाम, स्टेक होल्डर एक्सेट्रा, तो इसके लिए आपको डिपार्टमेंट से वो एक बार बताना पड़ेगा कि हम चेंज कर रहे हैं। In case there is a change in core field of information, the taxable person will apply for amendment, automatically नहीं होंगी, within 15 days of event necessitating the changes। तो जब आप ये चेंज कराना चाहते हैं, जब ये चेंज एप्लीकेबल हो रहे हैं, उसके 15 दिन के अंदर आप इंटीमेट करेंगे प्रॉपर ऑफिसर को, सर चेंज हो गया है, मैं अप्लाई कर रहा हूं, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा चेंजेस के लिए, ठीक है। द प्रॉपर ऑफिसर देन विल अप्रूव द अमेंडमेंट विद इन नेक्स्ट 15 डेज। तो जिस दिन ये चेंज एप्लीकेबल हो रहे हैं उसके 15 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना है, और जब आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अगले 15 दिन के अंदर डिपार्टमेंट उसमें चेंज को अप्रूव कर देगा, ठीक है। 15 दिन, ये 15 दिन एमसीक्यू के लिए, ये कोर एंड नॉन कोर फील्ड। ईमेल आईडी,
मोबाइल, इसके लिए आप ओटीपी के बेस पर ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। इसके लिए 2 दिन 4 दिन 5 दिन कुछ नहीं है, रात को 12 बजे बैठ के भी आप साइट पर जाएंगे, ठीक है, चेंज कर सकते हैं। मगर इसके लिए थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा डिपार्टमेंट को, ये अप्रूव होगा फ्रॉम द साइड ऑफ डिपार्टमेंट, वो कहेंगे ये चेंज हो गया, ठीक है, ओके, अमेंड भी हो गया। चलिए अब आगे बढ़े। कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, एक और है इसके बाद, अभी भाई लंबा टॉपिक है, छोटा नहीं है, और अभी तो एक बार दोबारा हमें वापस जाना है आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल पर। अब कैंसिलेशन, बट यहां से ना थोड़ा एमसीक्यू आने के चांसेस कम है, बट फटाफट इसको गो थ्रू कर लेते हैं। कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, दो पार्ट है। एक तो है कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद है रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब पहली टॉपिक है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को कैंसिल करना, और दूसरा टॉपिक है वो जो कैंसिल हो चुका है उसको रिवोक करना। रिवोक मतलब दोबारा से आप रजिस्टर्ड पर्सन माने जाएंगे, ठीक है। ये कैसे होगा उस पे आएंगे, पहले बात करते हैं कैंसिलेशन या सस्पेंशन। अब बट ऑब्वियस है, सस्पेंड कौन कर सकता है? सस्पेंशन का मतलब है कि डायरेक्ट प्रॉपर ऑफिसर, मतलब डिपार्टमेंट अपने आप आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा है। Registration can be cancelled either by a proper officer or on application of the registered person। बेटा इन केसेस में, ये जो केसेस आपको, ये जो सिचुएशन आपको दी है 1 2 3, इन सिचुएशन में ऐप रजिस्टर्ड पर्सन खुद अप्लाई कर सकता है कैंसिलेशन के लिए, या डिपार्टमेंट के पास अगर ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन है तो वो सीयू मोटो वो अपने आप इन केसेस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। क्या सिचुएशन है? बिजनेस डिसकंटिन्यूड या ट्रांसफर्ड और एमलगमेटेड विद अदर लीगल एंटिटी और डिमर्ज्ड और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ। बिजनेस बंद हो गया, ठीक है, या एमलगमेट हो गया, मतलब बिजनेस था वो खत्म हो गया, जीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो नया बिजनेस है वो नया जीएसटी अप्लाई करेगा। इन दिस सिचुएशन आप अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए। चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, आपसे मैंने क्या कहा था, मेरी प्रोप्राइटरशिप है, मैंने पार्टनरशिप कर ली, तो जो मेरा प्रोप्राइटरशिप वाला जीएसटी है, ठीक है, उसे मुझे कैंसिलेशन कराना पड़ेगा, मुझे अप्लाई करना होगा। टैक्सेबल पर्सन नो लॉन्गर लायबल फॉर रजिस्टर्ड। देखिए शुरू में क्या था, जब जीएसटी आया था तो हर जो व्यक्ति सर्विस देता था, इंटर स्टेट सर्विस देता, इंटर स्टेट सप्लाई करता था, चाहे गुड्स की या सर्विसेज की, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था। तो जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट थे जो वीडियो क्लासेस देते थे वो ऑटोमेटिकली जीएसटी में कवर हो गए। व्हाई? क्योंकि भाई सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट अलग अलग स्टेट में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, चाहे उनका टर्नओवर 5 लाख था, 6 लाख था, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया। मगर बाद में गवर्नमेंट ने कर दिया कि नहीं, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज के ऊपर 20 लाख रुपए तक नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। तो बहुत सारे लोगों ने क्या करा, अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, सरेंडर कर दिया। तो यस, अगर आप अब टैक्सेबल पर्सन से नॉन टैक्सेबल पर्सन में कन्वर्ट हो रहे हैं तो आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, अप्लाई करना पड़ेगा आपको। रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड बाय प्रॉपर ऑफिस और ऑन हिज ओन। इन केसेस में डिपार्टमेंट अपने आप आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा, बट अब वैसे रजिस्टर्ड पर्सन अप्लाई करने नहीं जाएगा क्योंकि यहां पर उससे गलती हुई है। रजिस्टर्ड पर्सन हैज कॉन्ट्रोवेंटेड द प्रिस्क्राइब्ड प्रोविजंस। कुछ कंडीशंस थी, आपने वो कंडीशंस ब्रेक कर दी, कानून का उल्लंघन किया। A registered person has not filed return for 6 continuous months or 3 months for composition supplier। लगातार 6 महीने तक रिटर्न नहीं भरी, और अगर आप कंपोजिशन स्कीम में है तो 3 महीने तक आपने रिटर्न सबमिट नहीं करी। Voluntarily registered person has not commenced the business within 6 months from the date of registration। एक व्यक्ति जो जीएसटी में कवर नहीं था, रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं था, उसने वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन कराया, मगर रजिस्ट्रेशन मिलने के 6 महीने के अंदर भी बिजनेस शुरू नहीं किया। रजिस्ट्रेशन वॉज ऑब्टेन्ड बाय मीन्स ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट। गलत इंफॉर्मेशन देकर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिया था। बेटा इन केसेस में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट अपने आप करेगा, इन केसेस में आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, बट ऑब्वियसली इसमें आप अप्लाई नहीं करेंगे, तो इन केसेस में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। प्रोसीजर क्या है कैंसिलेशन का? वे रजिस्टर्ड पर्सन अप्लाई फॉर कैंसिलेशन। ये केसेस जहां पर, ठीक है, ये थोड़ा सा है बेटा, यहां पर जनरली ना एप्लीकेशन ही देनी पड़ती है, ठीक है, इन केसेस में ऑटोमेटिकली हो जाता है सीयू मोटो। तो जहां पर
एप्लीकेंट, जहां पर सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करता है, रजिस्टर्ड पर्सन सीकिंग कैंसिलेशन शैल अप्लाई फॉर द सेम विद इन 30 days ऑफ द अकरेंस ऑफ द इवेंट। ठीक है, जिस दिन उसका बिजनेस बंद हुआ या जिस दिन उसके बिजनेस के सिनेरियो बिजनेस के कंपोजिशन में चेंज हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ, या जब वो टैक्सेबल से नॉन टैक्सेबल पर्सन बन गया उसके अगले 30 दिन। देखो, रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने का भी टाइम 30 दिन होता है और रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन अप्लाई करने का दिन भी 30 दिन है। ठीक है, टाइम भी 30 दिन है। इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म फर्निशिंग द डिटेल्स ऑफ इनपुट, ये लिखे नहीं है मैंने यहां पर, आपके लिए बाद में कवर करवा दूंगा। ठीक है, इसमें बेटा इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है कि आपके पास स्टॉक इन ट्रेड कितना बचा है। ठीक है, उसमें वर्क इन प्रोग्रेस कितना है आपके पास, कैपिटल गुड्स कितने हैं आपके पास। रीजन ये होता है, इन पर जितना इनपुट टैक्स आपने क्लेम किया था वो वापस आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है, ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन देते हुए आपको ये भी बताना पड़ेगा कि मेरे स्टोर में कितना स्टॉक है, कितने कैपिटल गुड्स हैं और इन पर कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट मैं क्लेम कर चुका हूं, क्योंकि क्लेम मैं कर चुका हूं और जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, ठीक है, उसकी रिवर्स ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है। ये आईटीसी के चैप्टर में हम देखेंगे। प्रॉपर ऑफिसर shall issue the order of cancellation within 30 days of the submission of the application for the same। और जब डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन मिलती है उसके 30 डेज के अंदर डिपार्टमेंट कैंसिलेशन सर्टिफिकेट इशू कर देता है। काम खत्म। अब जहां पर प्रॉपर ऑफिसर अपने आप रजिस्ट्रेशन स्यू मोटो कैंसिल कर रहा है क्योंकि आपने कंडीशन फुलफिल नहीं करी, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया था, बिजनेस शुरू नहीं किया, रिटर्न सबमिट नहीं करी, एक्सेट्रा। PO shall issue a show cause notice, SCN, show cause notice to the registered person who has to reply to said notice within 7 days। डिपार्टमेंट नोटिस इशू करेगा। डिपार्टमेंट कहेगा भाई साहब ये बताओ आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों ना कर दिया जाए, शो कॉज नोटिस, व्हाई शुड नॉट योर रजिस्ट्रेशन नंबर गेट कैंसिल्ड। शो कॉज नोटिस, बताओ मुझे आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों ना कर दें, हमने तो आपको जिस कंडीशन के बेस पर रजिस्ट्रेशन दिया था वो आपने ब्रेक कर दी। अरे भाई आप पिछले 6 महीने से रिटर्न सबमिट नहीं करे, अरे आपने तो गलत इंफॉर्मेशन के बेस पर रजिस्ट्रेशन लिया था, कैंसिल क्यों ना कर दें। ठीक है, दे विल आस्क यू क्वेश्चन और उसका जवाब सप्लायर कितने दिन में देगा, जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो कितने दिन के अंदर उसको जवाब देना पड़ेगा। बेटा 7 डेज के अंदर उसको रिप्लाई देना पड़ेगा, सर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल मत कीजिए। अब वो जब जवाब देगा तो वो बताएगा कि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल क्यों नहीं किया जाना चाहिए। उसने जवाब नहीं दिया तो बट ऑब्वियस है बेटा फिर तो कैंसिल हो ही जाएगा। उसने जवाब दिया, ठीक है, उसने जवाब दिया और डिपार्टमेंट सेटिस्फाई है कि हाँ जेन्युइन हार्डशिप थी, ठीक है, या हमें कुछ गलतफहमी हो गई थी, तो प्रोसीडिंग ड्रॉप हो जाएंगे। देखिएगा, प्रोसीडिंग्स शैल बी ड्रॉप्ड। किन केसेस में प्रोसीडिंग ड्रॉप हो जाएंगे, 7 दिन के अंदर एप्लीकेंट ने रिप्लाई दे दिया शो कॉज नोटिस का। इफ शो कॉज नोटिस इज सेटिस्फैक्टरी, शो कॉज नोटिस का जवाब दिया गया और हमारा प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई है कि हाँ मैंने सोचा था कंडीशन तुमने ब्रेक कर दी या तुमने कुछ मिस इंफॉर्मेशन दी थी, मगर आपसे जो मुझे जवाब मिला है मैं सेटिस्फाई हूं, तो डिपार्टमेंट ने प्रोसीडिंग को खत्म कर दिया। मान लो डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू किया था कि भाई 6 महीने से रिटर्न नहीं भरी तुमने, टैक्स भी जमा नहीं करा रहे हो, रिटर्न भी नहीं जमा करा रहे हो, तो मैं तो इस तरह के शो कॉज नोटिस में एक्चुअली क्या होता है, वो कहते हैं कि या तो आप अपनी रिटर्न सबमिट कर दो, ठीक है, या हम आपके ऊपर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी कर देंगे, वो आपके कोर्स में नहीं है असेसमेंट वाला पार्ट, ठीक है, और आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो जाएगा। आप समझिएगा, where instead of replying show cause notice, person furnish all pending returns and make full payment of tax along with interest and late fee। डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया, आपने 6 महीने से रिटर्न नहीं भरी है, टैक्स जमा नहीं कराया, पहले तो मैं आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करूंगा, उसके बाद आपके ऊपर पेनल्टी ठोकूंगा, इंटरेस्ट भी लगाऊंगा, जवाब दो। ऐसे सप्लायर ने क्या करा, चुपचाप रिटर्न भर दी, टैक्स जमा करा दिया, इंटरेस्ट जमा करा दिया, लेट फी जमा कर दी, काम खत्म। अब उसको जवाब देने की जरूरत नहीं है,
वो ऑटोमेटिकली चीजें अपडेट हो जाएंगी। तो या तो उसने शो कॉज नोटिस का जवाब दे दिया और प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई है, या फिर रिटर्न ना भरने के कारण या टैक्स ना पे करने के कारण शो कॉज नोटिस इशू किया गया था, तो उसने वो रिटर्न विद टैक्स सबमिट कर दी। ठीक है। Cancellation order shall be issued within 30 days of reply of show cause notice where registration is liable to be cancelled। ठीक है। अगर उसने 7 दिन के अंदर जवाब नहीं दिया, 7 दिन के अंदर जवाब नहीं दिया, या फिर जो जवाब मिला उससे प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, तो अगले 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। लास्ट, मान लीजिए नोटिस इशू किया गया और ये नोटिस इशू किया गया था शो कॉज नोटिस के, सर आपने जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल नहीं की रही हैं और हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं, रिटर्न वाला नहीं था। ठीक है, ये सिचुएशन थी। ये वाली, क्योंकि ये तो भाई रिटर्न सबमिट कर दी तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, जो शो कॉज नोटिस था वो बेकार हो जाएगा। ठीक है, इन केसेस में शो कॉज नोटिस इशू किया गया और हमारे प्रॉपर हमारा जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसने जवाब दिया, डिपार्टमेंट दैट इज प्रॉपर ऑफिसर वाज नॉट सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाई नहीं था, क्या था, नहीं बेकार है, जो बोल रहे हो सब बेकार है, मैं रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा हूं। और पीओ ने 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया कि ये जाओ भाई तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल। अब एप्लीकेंट जो रजिस्टर्ड पर्सन था जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है, उसके पास पावर है, उसको ये पावर है, बट ऑब्वियस है पावर ही नहीं कि जाके वो उसको पकड़ लेगा तूने कैसे कैंसिल करा है, नहीं, एक प्रोसीजर होता है बेटा इसका। नाउ वो चाहे तो कैंसिलेशन को रिवोक करवा सकता है। रिवोक मतलब जो कैंसिलेशन सर्टिफिकेट दिया गया है वो रिवोक हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा और जो रजिस्ट्रेशन था वो कंटिन्यू रहेगा। तो इसका क्या सिचुएशन है, इन केस वेयर रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड सुयो मोटो। भाई यहां पर तो आपने खुद कहा था ना, इन केसेस में तो आपने खुद कहा था मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो, इन केसेस में, और अगर एप्लीकेशन आपने रिटर्न सबमिट कर दी होगी तो फिर वो कैंसिल होगा नहीं ऑटोमेटिकली। इन केसेस में जहां पर सुयो मोटो आपका प्रॉपर ऑफिसर ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, तो इन केस वेयर रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड सुयो मोटो बाय प्रॉपर ऑफिसर द टैक्सेबल पर्सन कैन अप्लाई विद इन 30 डेज ऑफ सर्विस ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर। भाई यहां पर कैंसिलेशन नोटिस दे दिया, जब रजिस्टर्ड पर्सन को यह नोटिस मिला उसके अगले 30 दिन के अंदर वो अप्लाई कर सकता है रिक्वेस्टिंग ऑफिसर फॉर रिवोकिंग द कैंसिलेशन ऑर्डर, कि सर जो आपने कैंसिलेशन ऑर्डर दिया है उसको कैंसिल कर दो, उसको रिवोक कर दो, मतलब मेरा रजिस्ट्रेशन रीस्टोर कर दो, मेरा रजिस्ट्रेशन रीस्टोर कर दो, आपने जो ऑर्डर दिया है वो वापस ले लो। However, before so applying, the person has to make good the default by filing all the pending returns, making payment of all dues. So, for the registration was cancelled by the officer. देखो इस सिचुएशन को भी समझो, एक व्यक्ति ने पिछले 6-7 महीने से रिटर्न नहीं भरी, डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया कि भाई रिटर्न नहीं भर रहे हो, रिटर्न नहीं भर रहे हो, तुम्हारा मैं रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दूंगा, पेनल्टी वगैरह अलग से ठोकूंगा। एसएससी सो रहा है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, या एसएससी वर्ड यूज नहीं होता, जो टैक्स पेयर है वो सो रहा है। ठीक है भाई, डिपार्टमेंट पीओ को आ गया गुस्सा, अरे तूने मेरे नोटिस का जवाब नहीं दिया, और उसने 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। कहता है कैंसिल तो कर दिया, अब रुक जा, अभी थोड़ा बिजी हूं, अभी तेरे को मैं नोटिस भी भेजूंगा, जो टैक्स बचा है वो भी तेरे से निकलवा के रहूंगा, एक एक पाई निकलवाऊंगा। अब भाई रजिस्ट्रेट कैंसिल हो गया, अब इसकी नींद जागी, अरे यार मैं तो सोच रहा था नहीं होगा। नाउ ही कैन अप्लाई, सर मेरी गलती हो गई, मुझे आपके नोटिस का जवाब देना चाहिए था, भाई ये मैं आपके साथ बोल रहा हूं, बट ऑब्वियसली इसकी एक प्रॉपर लैंग्वेज है, तो सर मेरे से गलती हो गई, प्लीज आपने जो मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है उसको रिवोक कर दो, मेरा रजिस्ट्रेशन रीस्टोर कर दो। हाँ भाई, उससे पहले उसे अपनी रिटर्न भरनी पड़ेगी, मतलब जो उससे गलतियां हुई थी उनको सुधारना पड़ेगा, तो जो रिटर्न थी वो फिल करनी पड़ेगी, जो टैक्स बनता है वो पे करना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट है वो पे करना पड़ेगा, जो पेनल्टी है वो पे करनी पड़ेगी। ठीक है, जिसके कारण उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था। इफ सेटिस्फाई द प्रॉपर ऑफिसर, प्रॉपर ऑफिसर कहता है आ गया ना, देख पहले बात मान लेता तो इतना
परेशानी नहीं होती। चल तूने रिटर्न भर दी, रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन सर्टिफिकेट कैंसिल, मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रीस्टोर हो गया। If satisfied, the proper officer will revoke the cancellation earlier ordered by him। तो जो उसने पहला ऑर्डर पास किया था कैंसिलेशन का, वो उसको रिवोक कर देगा, ब्रेक कर देगा, मतलब जो माना जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हुआ, कंटिन्यू रहा आपका। However, if the officer concludes the reject the request of revocation cancellation, he will first observe the principle of nature of justice by way of issuing notice to the person and hearing him on the issue। टैक्स पर बैठा है, कहता है सर देखो मेरे से गलती हो गई थी, मैंने रिटर्न भी जमा करा दी, सॉरी मेरे से गलती हो गई, मैंने शो कॉज नोटिस का जवाब नहीं दिया, शो कॉज नोटिस का जवाब नहीं दिया, प्रॉपर ऑफिसर ने कैंसिल कर दिया रजिस्ट्रेशन। रजिस्टर्ड पर्सन की नींद जागी, वो जाके फटाफट रिटर्न सबमिट कर टैक्स जमा कराता है, इंटरेस्ट पे करता है, पेनल्टी पे करता है, लास्ट में रिटर्न जमा होती है। ठीक है, पूरी प्रोसेस होती है, हर महीने का अलग 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 होता है ये। तो सबसे पहले टैक्स आपको पे करना होता है, उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो आपको कैलकुलेट करना होता है, पेनल्टी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है, लेट फी जो होती है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। जब ये पेमेंट हो जाती है तो आप रिटर्न सबमिट करते हैं, फिर अगले महीने की सबमिट करेंगे, सारा टैक्स इकट्ठा नहीं होता। ठीक है, हर महीने का करने के बाद रिटर्न फिल करनी है, फिर अगली रिटर्न आप सबमिट करेंगे। तो जब आपने पूरे 6 महीने 7 महीने की जो पेंडिंग थी रिटर्न भर दी, टैक्स पे कर दिया, अब आप डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, सर मेरी गलती हुई थी, मैंने शो कॉज नोटिस का जवाब नहीं दिया, आपने मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया, सर देखो मैंने सारी रिटर्न सबमिट कर दी, टैक्स जमा करा दिया, प्लीज कैंसिलेशन ऑर्डर वापस ले लो। यहां पर तो उसने ले लिया था, यहां पर कहता है भाई मैं तो नहीं लूंगा, मैं तो नहीं लूंगा। ठीक है, बट अगर वो कैंसिलेशन ऑर्डर वापस नहीं लेता तो उसको बताना पड़ेगा वो कैंसिलेशन ऑर्डर वापस क्यों नहीं ले रहा, और उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी, मतलब उसको उसका पक्ष भी सामने वाले का सुनना बेटा जरूरी होगा। मतलब अगर वो कैंसिलेशन सर्टिफिकेट को कंटिन्यू रखना चाहता है, वो उसको रिवोक नहीं करना चाहता, तो उसे अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी किसे, एप्लीकेंट को। दैट्स इट। अब भाई यहां पर एमसीक्यू के चांसेस थोड़े से कम है, ये 30 डेज वाला हो सकता है, क्योंकि ध्यान रखना बेटा प्रोसीजर तो एग्जामिनर पूछेगा नहीं, एमसीक्यू है तो एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू आस्क बताओ प्रोसीजर क्या होगा। ये कहां होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, पता कहां होते हैं, ये सीएमए में होते हैं क्योंकि डिस्क्रिप्टिव होता है, सीए इंटर में होता है डिस्क्रिप्टिव होता है, सीएस प्रोफेशनल में एग्जामिनर दे सकता है डिस्क्रिप्टिव होता है, मगर एमसीक्यू में ये प्रोसीजर वाला पार्ट नहीं बनता। तो क्वेश्चन कहां बनेंगे, वो डेज के ऊपर, जो कंडीशंस हैं उनके ऊपर, ठीक है, कोई आपको फॉर्म दिया गया उनके ऊपर बन सकता है। तो यहां पर वाइंड अप करते हैं, अभी एक लेक्चर में और एक क्लास और मैं आपका कवर करूंगा रजिस्ट्रेशन के ऊपर, कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है, कुछ टॉपिक्स हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस थी बेटा, ये जो प्रोसीजर था ये एक्चुअली कुछ लोगों पर एप्लीकेबल नहीं होता, जैसे OIDAR सर्विसेज प्रोवाइडर, उनकी प्रोसेस अलग होती है, CTP NRTP की प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बता दी, और एक व्यक्ति जो TDS या TCS में कवर होता है उनका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो अलग होती है। तो बेसिकली 2 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मुझे और करानी है, CTP एंड NRTP तो मैंने यहां पर कवर कर लिया, OIDAR एंड TDS TCS, इन केसेस में रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, क्या फॉर्म नंबर होते हैं, ठीक है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, और अपने रजिस्ट्रेशन टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। 4 से 5 नंबर का टॉपिक है मगर बहुत वास्ट है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।